जी, कोई 2 एरियाज़ हम कवर कर चुके हैं अपने, ऑडिट रिपोर्ट का एरिया और एथिकल एंड अदर प्रोफेशनल इश्यूज़ का एरिया। तीसरा एरिया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट रिस्क से रिलेटेड। उसके बाद नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स और प्रोसीजर, एविडेंस, मैटर टू बी कंसीडर्ड, 3 एरियाज़ हमारे पास और हैं। सो ऑडिट प्लानिंग, ISA 300 कहता है कि एक ऑडिटर को ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले ऑडिट की प्लानिंग करनी चाहिए। ऑडिट की प्लानिंग करनी चाहिए मीन रिस्क की एरियाज हाईलाइट करने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करना चाहिए। क्यों? इससे ऑडिट को विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, क्वालिटी परफॉर्म करने में हेल्प मिलेगी। क्यों? अगर प्लानिंग नहीं आपने की तो फिर ऑडिट की डायरेक्शन डिफाइन नहीं हुई, डायरेक्शन डिफाइन नहीं हुई तो फिर ऑडिट शायद विद इन टाइम कंप्लीट नहीं होगा, विद इन कॉस्ट कंप्लीट नहीं होगा, या फिर क्वालिटी परफॉर्म नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले ऑडिट की प्लानिंग करनी चाहिए, रिस्की एरियाज हाईलाइट करके ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करना चाहिए। हाँ, रिस्की एरियाज कैसे हाईलाइट करने हैं उसके लिए आपको क्या करना है? डिफाइन करनी है या प्रिपेयर करनी है ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट टीम का वर्क कैसे डायरेक्ट करना है उसके लिए आपको डिफाइन करना है ऑडिट प्लान। स्ट्रैटेजी के थ्रू आप रिस्की एरियाज हाईलाइट करोगे और प्लान के थ्रू क्या करोगे? ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करोगे। तो क्या करना है? प्लानिंग करनी है, और 2 मेन प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं, एक ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना और दूसरा ऑडिट प्लान डिफाइन करना। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? टू हाईलाइट रिस्की एरियाज, टू हाईलाइट risky areas and direct the work of audit team। इसके थ्रू हम क्या करेंगे? रिस्की एरियाज हाईलाइट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करेंगे। जबकि प्लान का मतलब क्या है? डिटेल प्रोसीजर प्लान, डिटेल प्रोसीजर्स प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट, अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। सो प्लानिंग में क्या करना है? ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है, मीन रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं, और ऑडिट प्लान डिफाइन करना है, मीन ऑडिट कैसे करना है वो डिटेल प्रोसीजर प्लान आपने डिफाइन करना है। किसके लिए? टीम के लिए। रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, मीन वो कंपनी जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो उसका नॉलेज लेना है, उसके एनवायरनमेंट का नॉलेज लेना है। क्या नॉलेज लेना है? सपोज आपको देखना है नेचर ऑफ कंपनी। क्यों? इससे आपको पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकती है, मीन रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। पता चला कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनीज है, दिस मीन इन्वेंट्री हाई रिस्की एरिया हो सकता है। नहीं, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सर्विस बिजनेस है, दिस मीन इन्वेंट्री हाई रिस्की एरिया यहाँ पे नहीं हो सकता, इनकम या एक्सपेंडिचर हाई रिस्की एरिया हो सकते हैं। तो यहाँ से रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। एंटिटी मीन वो कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है? नेचर ऑफ कंपनी का नॉलेज लेना है, या हमें नॉलेज लेना है अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी, कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग है दिस मीन फ्रॉड एंड एरर के चांसेस कम है, दिस मीन कोई बड़े बड़े अकाउंट बैलेंस ही मिसस्टेटेड हो सकते हैं, बाकी चीज़ें ठीक होंगी। नहीं, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, फ्रॉड एंड एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, बड़े अकाउंट बैलेंस नहीं, छोटे छोटों में भी मसला हो सकता है, दिस मीन सारे ही अकाउंट बैलेंसेस रिस्की हैं। दिस मीन हमें ऑडिट अप्रोच अपनी सब्सटेंटिव पे चलना पड़ेगा रादर देन सिस्टम बेस पे। क्या ख्याल है? नॉलेज लेना है हमें किस चीज़ का? मैनेजमेंट मेथड्स यूज टू मेजर परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट मेथड्स यूज टू मेजर परफॉर्मेंस, के मैनेजमेंट अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करती है, उसके क्या मेथड्स हैं। आइदर प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पर परफॉर्मेंस मेजर करती है जिसकी बेस पर मैनेजमेंट को बोनस मिलते हैं, अर्निंग पर शेयर की बेस पर परफॉर्मेंस मेजर करती है, ये कैसे मेजर करती है, क्यों? वहाँ से भी हमें पता चलेगा मिस स्टेटमेंट वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है, मीन यहाँ से भी हमें रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। और हमें नॉलेज लेना है किस चीज़ का? कंपनी के ऑब्जेक्टिव का,
एंड स्ट्रैटेजीज का कि ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, कोई अदर देन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्यों यहाँ से भी हमें पता चलेगा मिस स्टेटमेंट कंपनी कहाँ कहाँ पे कर सकती है, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हमें नॉलेज लेना है किस चीज़ का, एनवायरनमेंट का भी। एनवायरनमेंट बोलते हैं इंडस्ट्री मार्केट जहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। दिस मीन हमें नॉलेज लेना है अबाउट लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज कंपनी। क्यों, अगर वो कंप्लायंस नहीं होती तो फिर भी मिसस्टेटमेंट के चांस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, और उसका मतलब क्या है, नॉलेज लेना अबाउट नेचर ऑफ कंपनी, knowledge लेना about internal control system of the company, knowledge about management methods used to measure its performance, या नॉलेज लेना है बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज का या लॉ एंड रेगुलेशन का। क्यों, यहाँ से हमें रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हमने क्या करना है, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए परफॉर्म करने हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मीन कंपेयर करना है करंट ईयर डाटा को विद प्रीवियस ईयर। क्यों, देखने के लिए कि किसी फिगर में कोई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन तो नहीं है, मीन ज़रूरत से ज़्यादा चेंज तो नहीं है। क्यों, अगर वो चेंज है और उसकी कोई रीज़न जस्टिफिकेशन नहीं मिलती, दिस मीन वो मिसस्टेटमेंट हो सकती है। लाइक कंपेयर किया हमने सेल को एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, इंक्रीज आ रहा है 20% से। कितने परसेंट से? 20% से। 10% तक सेल में इंक्रीज आना एक नॉर्मल सी बात है, ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन होता है। 10% से कम का मतलब आपका वॉल्यूम कम हुआ है सेल का, 10% से ज़्यादा का मतलब है सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा है। 20% इंक्रीज, 10% से ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेक्टेड है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या इंडस्ट्री एवरेज भी इतनी है। पर अगर पता चला कंपैरेटर जितने भी उनकी सेल जो है वो 12% से इंक्रीज हुई है, दिस मीन ये 20% फिर क्या है, ओवर स्टेटमेंट हो सकती है। रिस्की एरिया हाईलाइट कर लिया, कैसे, बाय कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर डाटा विद प्रीवियस ईयर। कंपेयर किया हमने टोटल एसेट्स को करंट ईयर विद प्रीवियस ईयर, पता चला 50% से इंक्रीज नजर आ रहे हैं। दिस मीन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी इंक्रीज होना चाहिए ना। फिर उसको जब कंपेयर किया प्रीवियस ईयर से तो वो सेम था जितना लास्ट ईयर था। दिस मीन या तो एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड है या फिर प्रॉफिट एसेट ओवरस्टेटेड है। रिस्की एरियाज हाईलाइट हो गए। कंपेयर किया हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, डबल नजर आ रही है। दिस मीन फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इंक्रीज होना चाहिए। वो जब कंपेयर किया पता चला प्रीवियस ईयर के निस्बत रिड्यूस हुआ पड़ा है। दिस मीन एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड हैं, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड हो सकते हैं। रिस्की एरियाज हाईलाइट हो गए। भी इसके थ्रू हमने क्या करना है, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं, कैसे, कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर डाटा विद प्रीवियस ईयर या इंडस्ट्री एवरेज से। इसके थ्रू भी रिस्की एरिया हाईलाइट होंगे, इसके थ्रू भी रिस्की एरिया हाईलाइट होंगे। रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए हमने क्या करना है, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मीन हमने ऑडिट रिस्क और उसके कंपोनेंट्स को असेस करना है। कैसे करना है बाद में देखेंगे, क्यों करना है, यहाँ से भी हमें रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। और हमने क्या करना है, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए डिटरमाइन मीन नॉलेज लेना है फ्रेमवर्क का। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो क्लाइंट कंपनी के लिए रिक्वायर हैं, मीन IAS IFRS। क्यों, यहाँ से भी हमें रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। सपोज कंपनी को जो है वो कंप्लाई करनी है किसकी, IFRS 16 की, लीजेस की, तो वहाँ पे भी स्टेटमेंट हो सकती है अगर कंपनी सपोज डिस्क्लोजर नहीं दे रही या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लीजेस को सेपरेटली क्लासीफाई नहीं कर रही। पता चला कंपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रही है, दिस मीन IFRS 9 की कंप्लाइंस रिक्वायर है। और वहाँ पे अगर जो चीज़ें PNL में जानी चाहिए या जो चीज़ें OCI में जानी चाहिए वो करेक्टली क्लासीफाई नहीं हो रही, तो उस सूरत में भी चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट हो सकती है। दिस मीन ये क्या है, हाई रिस्की एरिया है। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नॉलेज से भी हमें पता चलेगा मिस स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकती है। मीन सारों से हमें क्या पता चलेगा, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प मिलेगी। और यहाँ से जो रिस्की एरियाज हाईलाइट होंगे उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन किया जाएगा हमारा ऑडिट प्लान, डिटेल प्रोसीजर प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। ऑडिट टीम की डायरेक्शन कि उन्होंने अब काम करना क्या है। हाँ, उस ऑडिट प्लान के अंदर क्या होगा, क्रिटिकल एरिया की लिस्ट होगी। क्रिटिकल मीन
हाई रिस्की एरिया होंगे, मटेरियल अकाउंट बैलेंस होंगे जहाँ पे मिसस्टेटमेंट के चांसेस आए हैं, जिसके ऊपर टीम ने ज़्यादा काम करना है, जो वहाँ से हमने आइडेंटिफाई किए तो हमने प्लान में लिख दिए टीम के लिए, भाई ये क्रिटिकल एरियाज हैं। डिफाइन कर दिया हमने क्या, प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल्स, मीन प्रॉफिट का 10% निकाल के एक फिगर लिख दी, रेवेन्यू का 1% निकाल के एक फिगर लिख दी, टोटल एसेट्स का 1% निकाल के एक फिगर लिख दी, और टीम को दे दिए भाई आपने मटीरियलिटी जो कंपैरिजन करने हैं मिस स्टेटमेंट के किसके साथ करने हैं, इन फिगर्स के साथ। परसेंटेज नहीं खेलते रहना, इनसे बिलो इमटीरियल, इनसे ऊपर अमाउंट को मटीरियल कंसीडर करना है। और क्या किया हमने, डिफाइन कर दी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि किस एरिया पर हमें कौन सी नेचर का प्रोसीजर परफॉर्म करना है, मीन कहाँ पे हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है, कहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कहाँ पे हमने इंस्पेक्शन करनी है, कहाँ पे हमने फिजिकल इंस्पेक्शन करनी है, कहाँ पे हमने कंफर्मेशन करनी है। क्या कहला, नॉन करंट एसेट्स की कंफर्मेशन होती है, डेटर्स की कंफर्मेशन होती है, हाँ, लोन की कंफर्मेशन होती है या क्रेडिटर्स की कंफर्मेशन होती है, दोनों की होती है। क्या कह रहा है, इन्वेंट्री की कंफर्मेशन होती है या कैश एट बैंक की कंफर्मेशन होती है, कैश एट बैंक की होती है। तो नेचर किस एरिया पर कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है, वो एरियाज जो हाई रिस्की है वहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो लो रिस्की है वहाँ पे चलो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे बात चल जाएगी। टाइमिंग, किस एरिया को कब चेक करना है, कौन से एरियाज ऐसे हैं जो हमने ईयर एंड से पहले चेक करने हैं, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जो हमने ईयर एंड के बाद चेक करने हैं। डेटर की कंफर्मेशन हमने कब करनी है, ईयर एंड से पहले करनी है, ईयर एंड के बाद करनी है, ईयर एंड के बाद, लेकिन कितना बाद, फौरी बाद, बहुत ज़्यादा लेट नहीं, क्यों, अदरवाइज रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिलेंगे। एक्सटेंट डिफाइन करेंगे, एक्सटेंट का मतलब क्या है, सैंपल साइज, कि किस एरिया को हमने कितना टेस्ट करना है। ऑब्वियसली वो एरिया जो क्रिटिकल हैं, हाई रिस्की हैं, मटीरियल है, वहाँ पे सैंपल साइज लार्ज, ज़्यादा ट्रांजेक्शन टेस्ट करनी है। जो इमटीरियल अकाउंट बैलेंस हैं, लो रिस्की एरियाज़ हैं, वहाँ पे सैंपल साइज स्मॉल, ताकि रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो और थोड़ी सी चेकिंग भी हो जाए कि चीज़ ठीक है या नहीं है। सी क्रिटिकल एरियाज़ की लिस्ट, प्रीलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल, ये नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जिसे रिस्पॉन्स टू रिस्क का नाम भी दिया जाता है। रिस्पॉन्स टू रिस्क मीन उधर जो रिस्की एरियाज हाईलाइट किए उसके अगेंस्ट किस एरिया को कैसे चेक करना है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ब्रीफ करेंगे अपने ऑडिट स्टाफ मीन ऑडिट टीम को, ताकि इसके अकॉर्डिंगली ऑडिट टीम काम करेगी तो ऑडिट क्वालिटी भी परफॉर्म होगा, विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट भी कंप्लीट होगा। ISA 300 कहता है कि ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले ऑडिट की प्लानिंग करनी चाहिए, मीन रिस्की एरियाज हाईलाइट करके ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करना चाहिए। हाँ, उसके लिए 2 प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना और ऑडिट प्लान डिफाइन करना। ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, टू हाईलाइट रिस्की एरियाज एंड डायरेक्ट द वर्क ऑफ ऑडिट टीम। ऑडिट प्लान का मतलब क्या है, डिटेल प्रोसीजर प्लान, स्पेशली ये डिटेल प्रोसीजर प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट, मीन किस एरिया पर आपने क्या काम कब और कैसे करना है। डिटेल प्रोसीजर प्लान अबाउट हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। और इसकी एरियाज हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट एंड ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट फ्रेमवर्क मीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप प्लान में आपने क्या डिफाइन करना है, क्रिटिकल एरियाज की लिस्टिंग, प्रीलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और साथ ब्रीफ करना है सब कुछ किसको, ऑडिट टीम को। क्लियर होती है बातें। अब अगर एग्जामिनर कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी मीन to highlight risky areas and direct the work of audit team. Audit plan means detailed procedure plan about how to conduct the audit. कहते हैं strategy is prepared before plan, plan can be defined after strategy. स्ट्रैटेजी प्लान से पहले प्रिपेयर होती है और प्लान स्ट्रैटेजी के बाद डिफाइन होता है। क्यों, यहाँ से रिस्की एरियाज हाईलाइट होंगे तो प्लान डिफाइन होगा। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल एज कंपेयर टू स्ट्रैटेजी। क्यों, स्ट्रैटेजी में तो सिर्फ रिस्की एरियाज हैं, उसके अंदर रिस्की एरियाज के साथ साथ ऑडिट अप्रोच मीन रिस्पॉन्स टू रिस्क भी है, तो इसलिए प्लान क्या है, मोर डिटेल एज कंपेयर टू स्ट्रैटेजी। कहते हैं जो स्ट्रैटेजी है ना, ये डिफाइन करती है नेचर,
टाइमिंग एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या डिफाइन करती है? नेचर, टाइमिंग एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। जो रिस्की एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके ऑडिट की नेचर क्या होगी, सब्सटेंटिव या फिर सिस्टम बेस्ड। टाइमिंग में ज़्यादा काम करना है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ऑडिट पे या कम लगेगा। स्कोप हाई रिस्की है या फिर लो रिस्की है। इसका पूरे ऑडिट का नेचर, टाइमिंग एंड स्कोप डिफाइन करती है स्ट्रैटेजी, जबकि प्लान क्या डिफाइन करता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट नहीं, ऑडिट प्रोसीजर के किस एरिया पर कौन सा प्रोसीजर कब और कितना परफॉर्म करना है। क्या कह रहा है? वो पूरे ऑडिट की नेचर, टाइमिंग, स्कोप डिफाइन करेगी। रिस्की एरिया पे डिपेंड करता है, ज़्यादा आइडेंटिफाई हुआ है तो हाई रिस्की ऑडिट है, सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलना है, टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। नहीं, कम रिस्की एरियाज हैं तो लेस रिस्की है, सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चलना है और टाइम हमें क्या लगेगा? कम लगेगा। क्या कह रहा है? Audit strategy include this. Audit plan include this. डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। क्या कह रहा है? अब इनके अंदर से हमें कुछ एरियाज की डिटेल चाहिए, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट की डिटेल चाहिए, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4 पॉइंट हमें डिटेल कवर करनी है एनालिटिकल प्रोसीजर्स की, हमें डिटेल कवर करनी है रिस्क असेसमेंट की, और हमें डिटेल कवर करनी है मटीरियलिटी की। और मटीरियलिटी भी शायद हम IS 320 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑडिट रिपोर्ट के एरिया में। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, क्या मटीरियलिटी रिवाइज किया जा सकता है, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो पीछे 2 एरियाज की डिटेल रहेगी, एक एनालिटिकल प्रोसीजर और दूसरा रिस्क असेसमेंट। तो डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ें हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स, एनालिटिकल AP मीन्स टू कंपेयर, क्या? फाइनेंशियल डेटा विद फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल डेटा विद non-financial data and ratio analysis. Analytical procedure means to compare financial data with financial data, non-financial data with non-financial data and ratio analysis. किस लिए? To investigate unexpected fluctuations. कौन सी fluctuations? Unexpected fluctuations which could have resulted from misstatement. क्या मतलब है एनालिटिकल प्रोसीजर का? कंपैरिजन करना किस चीज़ का? फाइनेंशियल डेटा विद फाइनेंशियल डाटा, मीन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या विद बजट्स ऑफ द कंपनी, या विद इंडस्ट्री एवरेज। ये क्या है? फाइनेंशियल विद फाइनेंशियल डेटा कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर, विद बजट्स या विद इंडस्ट्री एवरेज। किस लिए? टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन, मीन वो फ्लक्चुएशन जो अनएक्सपेक्टेड है, मीन ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आ रही है, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनकी रीज़न जस्टिफिकेशन रिक्वायर करने के लिए। क्यों? अगर वो प्रॉपर रीज़न जस्टिफिकेशन नहीं मिलती तो क्या हो सकती हैं? मिस स्टेटमेंट हो सकती है, मीन रिस्की एरिया हाईलाइट हो जाएगी। सेल कंपेयर की प्रीवियस ईयर से 20%, तो क्या है? अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टिगेट किया, इंडस्ट्री एवरेज है 12%, दिस मीन ये मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो क्या किया? रिस्की एरिया हाईलाइट कर लिया। मिस स्टेटमेंट है नहीं, हो सकती है। प्लानिंग स्टेज पे हम हाईलाइट कर रहे हैं रिस्की एरियाज, उनको ड्यूरिंग ऑडिट हम ऑडिट करके प्रोसीजर परफॉर्म करके कहेंगे कि ठीक है, ये गलत है। प्लानिंग स्टेज पे हम उसे गलत नहीं कह सकते। कुड बी मिसस्टेटेड।
लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल विद फाइनेंशियल कंपैरिजन नहीं, हमें करना है फाइनेंशियल डेटा विद नॉन फाइनेंशियल डेटा कंपैरिजन भी। नॉन फाइनेंशियल डेटा क्या है? डिपार्टमेंट से स्टेटिस्टिक्स या समरीज। लाइक हमने वेजेस डिपार्टमेंट से पूछा भी एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, उन्होंने कहा जी 50। अच्छा एवरेज वेज रेट कितना है? उनका जी 10। इसमें 50 इंटू 10 कितना होना चाहिए? 500। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे क्या आप वेजेस की फिगर 500 के करीब करीब है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़मीन आसमान का डिफरेंस है फिर क्या है? उसे इन्वेस्टिगेट करना है, उनकी स्टेटमेंट भी हो सकती है। क्या कहला? डिपार्टमेंट स्टेटिस्टिक्स समरीज। नॉन डाटा क्या, फाइनेंशियल डाटा क्या है? डिपार्टमेंट स्टेटिस्टिक्स या समरीज। जो कहते हैं कुछ जगहों पे सिर्फ फिगर कंपेयर करने से आपको सही आइडिया नहीं मिलता, कोई रेशियोज कंप्यूट करके कंपेयर करने से आइडिया मिलता है। डेटर की फिगर कंपेयर करने से नहीं, डेटर डेज कंपेयर करने से पता चलेगा कि इंक्रीज डिक्रीज है या नहीं है, बैड डेट्स के चांसेस हैं या नहीं है। जीपी फिगर नहीं, जीपी मार्जिन करंट ईयर विद प्रीवियस जीपी मार्जिन कंपेयर करने से पता चलेगा कि कहीं सेल ओवर स्टेटेड, कॉस्ट ऑफ सेल अंडर स्टेटेड तो नहीं है। करंट एसेट्स भी सारे के सारे कंपेयर करने से नहीं, करंट रेशियो कंप्यूट करके हमें पता चलेगा करंट विद प्रीवियस ईयर कोई लिक्विडिटी इशू तो नहीं है। तो क्या है? रेशियो एनालिसिस, जिसको प्लॉजिबल रिलेशनशिप का नाम भी दिया जाता है। प्लॉजिबल रिलेशनशिप। सो एनालिटिकल प्रोसीजर 3 टाइप्स के हैं। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा विद फाइनेंशियल डेटा, comparison of financial data with non-financial data, and ratio analysis mean plausible relationship। क्या एनालिटिकल प्रोसीजर में 3 टेक्निक यूज होती हैं, दिस एंड दिस। क्या कह रहा है? सो एनालिटिकल प्रोसीजर हमने परफॉर्म करने हैं कहाँ पे? प्लानिंग स्टेज पे। क्यों परफॉर्म करने हैं? रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए। और कैसे परफॉर्म करने हैं? फाइनेंशियल डेटा विद फाइनेंशियल डाटा भी कंपैरिजन करना है, फाइनेंशियल विद नॉन फाइनेंशियल भी कंपैरिजन करना है, और रेशियो एनालिसिस भी करना है। क्यों? रिस्की एरियाज हाईलाइट करने में हेल्प देंगे। और 3 टाइप के हैं, जिसमें 3 टेक्निक यूज होती है। ठीक हो गया? वो कहते हैं जो एनालिटिकल प्रोसीजर है ये ड्यूरिंग ऑडिट, मीन हमारे ऑडिट के अंदर कोई 3 डिफरेंट लेवल्स या स्टेजेस ऑफ ऑडिट पे यूज होते हैं। ड्यूरिंग ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर हम 3 जगहों पे यूज करते हैं, 3 लेवल्स ऑफ ऑडिट या स्टेजेस पे यूज करते हैं। हम यूज करते हैं एट प्लानिंग स्टेज, हम यूज करते हैं ड्यूरिंग ऑडिट, हम यूज करते हैं एट फाइनल रिव्यू स्टेज। मीन पूरे ऑडिट प्रोसेस के अंदर ये कोई 3 डिफरेंट स्टेजेस या लेवल पे यूज होते हैं। प्लानिंग स्टेज पे यूज होते हैं और मैंडेटरी हैं, मस्ट परफॉर्म करने हैं। ISA 300 कहता है परफॉर्म करने हैं, किस लिए? टू हाईलाइट रिस्की एरियाज। इसके बिना हमारी ऑडिट प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती। कंपलसरी है, मस्ट परफॉर्म करने हैं टू हाईलाइट रिस्की एरियाज, ऑडिट स्ट्रैटेजी का पार्ट है। कौन कहता है? ISA 300 ऑडिट प्लानिंग कहता है आपने परफॉर्म करना है। क्या फाइनल रिव्यू स्टेज पे भी परफॉर्म करने हैं, और यहाँ पे भी मैंडेटरी हैं। क्या देखने के लिए? कि वेदर ऑल एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड और नॉट, वेदर ऑल प्लान्ड वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड और नॉट, वेदर मोर वर्क इज रिक्वायर्ड और नॉट। कैसे? कि ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले एंगेजमेंट पार्टनर वर्किंग पेपर का रिव्यू करता है। कैसे रिव्यू करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने सामने रखता है जो कि प्रिपेयर होती हैं कंपैरेटिव, मीन करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी होंगी साथ में। तो हर फिगर को कंपेयर करेगा और देखेगा वर्किंग पेपर में इसके एविडेंस ले लिए नहीं ले लिए। अच्छा इस फिगर में चेंज नज़र आ रहा है, वर्किंग पेपर में देखेगा इसके एविडेंस ले लिए नहीं ले लिए। अच्छा इस अकाउंट बैलेंस में चेंज नज़र आ रहा है, वर्किंग पेपर में देखेगा इसके एविडेंस ले लिए नहीं ले लिए। क्या देख रहा है? वेदर ऑल वर्क हैज़ बीन परफॉर्म्ड, वेदर मोर एविडेंस रिक्वायर्ड और नॉट। क्या ख्याल है? कब? बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, हॉट रिव्यू जो होता है।
और यहाँ पे भी परफॉर्म करना मैंडेटरी है, मस्ट परफॉर्म करने हैं, ऑडिट प्रोसेस का पार्ट है। कौन कहता है? ISA 520 कहता है मस्ट परफॉर्म करने। ठीक हो गया, इधर भी मैंडेटरी है टू हाईलाइट रिस्की एरियाज। फाइनल रिव्यू स्टेज पे भी मैंडेटरी है टू सी वेदर ऑल एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड और नॉट, टू सी वेदर मोर एविडेंस रिक्वायर्ड और नॉट, टू सी वेदर ऑल वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड और नॉट, फिर रिपोर्ट साइन करेगा। कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग ऑडिट भी परफॉर्म किए जाते हैं। कब परफॉर्म किए जाते हैं? बिफोर सबस्टांटिव प्रोसीजर, बिफोर सबस्टांटिव प्रोसीजर मीन किसी अकाउंट बैलेंस पर सबस्टांटिव प्रोसीजर मीन डिटेल वर्क करने से पहले हम क्या करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे विद प्रीवियस ईयर, मीन परफॉर्म करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर और देखेंगे कि क्या एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इसमें कोई चेंज आया है। और अगर चेंज आया है और उसकी हमें रीज़न जस्टिफिकेशन मिल गई तो फिर हमें डिटेल वर्क करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, अगर रीज़न जस्टिफिकेशन नहीं मिली तो फिर हमने डिटेल वर्क करना है। जिससे क्या होगा? हमारा डिटेल वर्क रिड्यूस हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। जैसे सपोज हम वेजिस को चेक करने गए, पता चला जी कि 2020 में जो वेजिस आ रही हैं वो आ रही हैं 600 से। हमने इस पे डिटेल वर्क करने से पहले प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर किया, पता चला वहाँ पे भी कितनी है? 600। पिछले साल का भी ऑडिट हमने किया था, सब कुछ ठीक था। तो क्या करेंगे? पिछले साल के वर्किंग पेपर ही उठा के करंट ईयर में रख देंगे। क्या करंट ईयर में डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़े? तो क्या हो गया? सबस्टांटिव प्रोसीजर एलिमिनेट हो गए, जो पर्पस है ड्यूरिंग ऑडिट परफॉर्म करने का। हाँ, अगर पता चला करंट ईयर में आ रहा है कितना? 700, लास्ट ईयर था 600, इसमें चेंज है तो चेंज की रीज़न देख लो भाई, क्यों इंक्रीज़ हो सकता है? वेजेस क्यों इंक्रीज़ हो सकती हैं? या तो वेज रेट इंक्रीज़ हुआ है या फिर नया स्टाफ है अपॉइंट किया। क्या ख्याल है? हमने पूछा भाई क्या वेज रेट इंक्रीज़ किया? उन्होंने कहा यस 10% से इंक्रीज़ किया। तो कितना बनना चाहिए? क्या कोई नया स्टाफ भी अपॉइंट किया? यस अपॉइंट किया। उनकी सैलरी निकाली जा सकती है, वेजेस? यस निकाली जा सकती है। कितनी है वो? पता चला जी 40। तो कितना बना? क्या डिटेल वर्क करने की ज़रूरत है? लेकिन अगर पता चला वो जो नया स्टाफ अपॉइंट किया उसकी वेजेस 40 नहीं 140 है, कितना बनना चाहिए? इधर कितना आ रहा है? दिस मीन अंडर स्टेटेड हो सकता है। अब डिटेल वर्क करना है। तो ड्यूरिंग ऑडिट यूज होते हैं बिफोर सबस्टांटिव प्रोसीजर। पर्पस क्या है? टू रिड्यूस और एलिमिनेट सबस्टांटिव प्रोसीजर। पर्पस क्या है? टू रिड्यूस और एलिमिनेट सबस्टांटिव प्रोसीजर। और यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ऑडिटर अपना काम रिड्यूस करने के लिए परफॉर्म करना चाहता है तो करे, वरना ना करे। लेकिन प्लानिंग स्टेज पे मैंडेटरी है टू हाईलाइट रिस्की एरियाज। फाइनल रिव्यू स्टेज पे मैंडेटरी है टू सी वेदर मोर वर्क इज रिक्वायर्ड और नॉट। लेकिन ड्यूरिंग ऑडिट ऑप्शनल है टू रिड्यूस सबस्टांटिव प्रोसीजर या टू एलिमिनेट सबस्टांटिव प्रोसीजर। क्लियर होती है बात? तीनों स्टेजेस पे जब भी परफॉर्म करेंगे काम यही तीन करने हैं। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा विद फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल डेटा विद नॉन फाइनेंशियल डेटा एंड रेशियो एनालिसिस। अब कहते हैं जब हम प्लानिंग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर। काम यही थी। जब फाइनल रिव्यू स्टेज पे अप्लाई कर रहे हैं तब भी नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर, काम वही थी। लेकिन जब ड्यूरिंग ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं ना बिफोर सबस्टांटिव प्रोसीजर, तो इसका नाम हो जाएगा सबस्टांटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। काम वही तीन है, सिर्फ नाम चेंज हो गया। चूंकि सबस्टांटिव प्रोसीजर से पहले परफॉर्म करने जा रहे हैं इसलिए नाम क्या हो गया? एनालिटिकल प्रोसीजर की बजाय सबस्टांटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सबस्टांटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का पर्पस क्या है? टू रिड्यूस और एलिमिनेट सबस्टांटिव प्रोसीजर, टू रिड्यूस और एलिमिनेट सबस्टांटिव प्रोसीजर। सो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? इसकी टाइप्स कितनी हैं? नहीं, एनालिटिकल प्रोसीजर 3 लेवल्स या स्टेजेस ऑफ ऑडिट पे यूज होते हैं, तो वो क्या है? नहीं, सबस्टांटिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है बताया जा सकता है? अब कहते हैं ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं इनके साथ कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हैं।
एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशन है कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं बिफोर ईयर एंड, तो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डाटा क्या होगा, एक्चुअल या ड्राफ्ट। ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट और एक्चुअल में अगर कोई मेजर डिफरेंस आता है तो उससे हमारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है। क्या कह रहा है? सो इशू क्या है, ड्राफ्ट डाटा है और डिफरेंस हो सकता है किससे, एक्चुअल से। ठीक हो गया। वो जो ड्राफ्ट डाटा है वो हमें किसने दिया है, मैनेजमेंट ने। तो मैनेजमेंट उसमें कोई डेलिब्रेट मैनिपुलेशन भी कर सकती है इन ड्राफ्ट डाटा, जिससे हमारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है। समटाइम कंपनी का सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन नहीं होता कि बिफोर ईयर एंड आपको समराइज इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्या कह रहा है? तो अगर समराइज इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही तो क्या एंट्री का प्रोसीजर परफॉर्म करोगे आप? नहीं। तो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं ड्यू टू क्या, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, हमने एंट्री का प्रोसीजर परफॉर्म करने के साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि डाटा ड्राफ्ट होता है तो एक्चुअल और ड्राफ्ट में डिफरेंसी से हमारी प्लानिंग डिस्टर्ब होगी। नंबर 2, डेलिब्रेट मैनिपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ से हो सकती है, क्यों, डाटा मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करना तो प्लानिंग इफेक्ट हो सकती है। नंबर 3, रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर सिस्टम ही डिज़ाइन नहीं है समराइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर से आप कंपैरिजन करके रिस्की एरियाज हाईलाइट कर रहे हो, कैसे अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन को इन्वेस्टिगेट करके। तो इसके लिए तो आपको शायद कोई थोड़ा नॉलेज ऑफ बिजनेस भी चाहिए ना। अगर नॉलेज ऑफ बिजनेस ही नहीं है तो फिर तो आप चीज़ों को कंपेयर करके इन्वेस्टिगेशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? तो रिस्ट्रिक्टेड हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ बिजनेस। सो यूँ हमने एनालिटिकल प्रोसीजर का एक टॉपिक कम्प्लीटली कवर कर लिया। मतलब क्या है, 3 टेक्निक्स या टाइप्स क्या हैं, 3 लेवल्स ऑफ ऑडिट पे यूज़ होते हैं, तो लेवल या स्टेजेस क्या हैं, और इसके साथ क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। सो ISA 300 कहता है ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें ऑडिट की प्लानिंग करनी है। ऑडिट की प्लानिंग करनी है मीन ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है और ऑडिट प्लान डिफाइन करना है। और स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, रिस्की एरियाज हाईलाइट करना, जिसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, रिस्क असेसमेंट करनी है और नॉलेज लेना है फ्रेमवर्क का। और यहाँ से जो रिस्की एरियाज हाईलाइट होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करना है, मीन ऑडिट प्लान डिफाइन करना है, जिसके अंदर क्या होगा, क्रिटिकल एरियाज की लिस्टिंग है, प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल सेट किए जाएंगे, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिफाइन की जाएगी और सब कुछ ब्रीफ किया जाएगा किसको, ऑडिट टीम को। पीछे एक एरिया और रह गया हमारे पास, रिस्क असेसमेंट। चलते हैं देखते हैं वो क्या है। सो प्लानिंग स्टेज पे ISA 315 हमें कहता है कि हमने आइडेंटिफाई करने हैं, असेस करने हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ISA 315 क्या नाम है, आइडेंटिफाई एंड असेस क्या, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट।
इन सिंपल वर्ड हमें क्या करना है, हमें ऑडिट रिस्क और उसके 3 कंपोनेंट्स, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क जो है इसको असेस करना है। ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, ये 3 क्या है, ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स है। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? A risk of giving inappropriate opinion due to undetected mistakes, कि कहीं हमारी ओपिनियन रॉन्ग ना हो जाए उन मिसस्टेटमेंट्स की वजह से जिन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। और प्लानिंग स्टेज पे हमें देखना है कि ऑडिट रिस्क हाई है या लो है, मीन हमारी मिसस्टेटमेंट के हमारी ओपिनियन के रॉन्ग होने का चांस हाई है या लो है। कैसे देखेंगे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। कंपनी उसके एनवायरनमेंट का नॉलेज देते हुए हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऑडिट रिस्क हाई है या पे लो है। समटाइम कंपनी के नाम से पता चल जाता है यहाँ पे ऑडिट रिस्क हाई होगा या लो होगा। एक कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसका नाम है ICI। बड़ा अच्छा नाम, बड़ा अच्छा क्लाइंट, आज तक कभी फ्रॉड एंड एरर का चांस सुना ही नहीं। ऑडिट रिस्क हाई या लो? एक कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसका नाम है पाकिस्तान रेलवे। कौन चला रहा है? शेख रशीद साहब या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। और ये कौन है? बड़े ऑनेस्ट लोग। फ्रॉड करेंगे तो इस तरह से करेंगे एक पकड़ा ना जाए। तो कल को अगर हमसे ना पकड़ा गया, तुम्हारी ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है, तो ऑडिट रिस्क हाई या लो? हाई। प्लानिंग स्टेज पे हमें क्या करना है? रिस्क असेसमेंट करनी है, मीन ऑडिट रिस्क को असेस करना है कि हाई है या लो है। हाई है तो दिस मीन हमें सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलना है, लो है तो फिर हमें सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चलना है। ना सिर्फ ऑडिट रिस्क, इसके 3 कंपोनेंट्स को हमें असेस करना है। और 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है? आ रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ कंपनी। आ रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ कंपनी। कंपनी की नेचर की वजह से जो रिस्क है, मीन चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट है, उसे हम क्या नाम देंगे? इनहेरेंट रिस्क। जब इनहेरेंट रिस्क क्या है? आ रिस्क दैट misstatement may occur। A risk that misstatement may occur मीन कंपनी की इंफॉर्मेशन लेते हुए कोई भी चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट हमें नजर आता है तो उसे हम क्या लिखेंगे? इनहेरेंट रिस्क। पता चला जी कंपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो कंपनी की नेचर कहती है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती हैं, और अगर ऑब्सोलीट हो गई हैं तो चांसेस हो सकते हैं अगर इन्वेंट्री पर IAS 2 लोअर ऑफ कॉस्ट एंड RV पे रिकॉर्ड नहीं हो रही तो इन्वेंट्री कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस कुड बी अंडरस्टेटेड, प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड। नेचर। कंपनी फैशनेबल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, बुक्स, CDs, DVDs में डील कर रही है, तो अगेन इन्वेंट्री कुड बी ओवरस्टेटेड। ठीक है। ये नेचर क्या है? कंपनी को बने 1-2 साल हुए, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, तो कंपनीज की हिस्ट्री ये कहती है कि मोर देन 70% कंपनीज अपने पहले 2-3 सालों में कोलैप्स कर जाती हैं। क्यों? जब कंपनी बनती है तो पैसा होता है, उसे 1-2 साल तो ऑपरेशन चलते हैं, अगर सेल जनरेट ना हो तो कंपनी बुरी हालत में है। तो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, तो चांसेस हो सकते हैं कंपनी में कैश फ्लो गोइंग सन इश्यूज हों। जो IAS 1 क्या कहता है?
डिस्क्लोज होनी चाहिए, विच में नॉट बी डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या बन गया? इनहेरेंट रिस्क, चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट। मीन कंपनी की नेचर की वजह से कोई मिसस्टेटमेंट का चांस नजर आ रहा है तो इनहेरेंट रिस्क है। ये कंपनी की इंफॉर्मेशन लेते हुए कोई भी चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट पता चला तो वो क्या है? इनहेरेंट रिस्क है। पता चला कंपनी बैंक लोन लेने जा रही है तो बैंक की कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना, अगर वो मीट नहीं हो रही तो चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनेगा? इनहेरेंट रिस्क। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग करवाने जा रही है तो लिस्टिंग की भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो मीट नहीं हो रही तो चांस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क। डायरेक्टर के बोनस जो है वो प्रॉफिट के साथ एसोसिएटेड है, तो अगर रिक्वायर्ड प्रॉफिट मीट नहीं हो रहा तो चांसेस दैट इनकम कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और ड्यू टू कोरोना प्रॉपर्टी में स्लंप आ गया, तो पर IAS 36 अगर एसेट्स को इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं किया जाएगा, क्यों? कैरिंग वैल्यू हायर हो सकती है रिकवरेबल अमाउंट से, तो एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। ये क्या है? इनहेरेंट रिस्क। मीन कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हो जब चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट नजर आएगा तो उसे हम क्या लिखेंगे? इनहेरेंट रिस्क। कंपनी अपने एसेट कंस्ट्रक्ट कर रही है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट पे काम कर रही है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड है? IAS 16 कहता है अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन शुड बी एक्सपेंस आउट। तो चांसेस अगर कंपनी आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन भी कैपिटलाइज कर रही है, एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। कंपनी ओवर ट्रेडिंग कर रही है और स्ट्रगल कर रही है कस्टमर से कलेक्शन करने में, स्ट्रगल कर रही है कस्टमर से कलेक्शन करने में, तो अगर प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स मीन बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे तो एसेट प्रॉफिट कुड बी एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी अपने कस्टमर को वारंटी प्रोवाइड कर रही है, तो पर IAS 37 अगर वारंटी प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं कर रही तो चांसेस दैट एक्सपेंसेस लायबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी R&D में पैसा लगा रही है, तो अगर रिसर्च कॉस्ट को एक्सपेंस आउट और डेवलपमेंट कॉस्ट को बाय मीटिंग क्राइटेरिया कैपिटलाइज नहीं कर रही तो एसेट प्रॉफिट कुड बी एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड, क्या है? इनहेरेंट रिस्क। कंपनी को कोई लीगल केसेस फेस करना पड़ रहे हैं किसी कस्टमर्स की तरफ से, तो पर IAS 37 अगर बाय मीटिंग कंडीशन प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं कर रही या कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं कर रही तो चांस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनेगा? इनहेरेंट रिस्क। मीन कोई भी चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट जो हमें नजर आ रहा है उसे हम कहाँ पे लिखेंगे? इनहेरेंट रिस्क में, चाहे कंपनी की नेचर की वजह से है, चाहे कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन मिलने से पता चल रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आपने इनहेरेंट रिस्क लिखना है तो आपने बताना है क्या मिसस्टेटमेंट हो रही है या होने का चांस है। इनफैक्ट चांस बताना होता है प्लानिंग स्टेज पे, कुड बी ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड, आर नहीं, क्यों? अभी हम रिस्की एरियाज हाईलाइट कर रहे हैं। और वर्ड मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कोई चांस ऑफ एरर है तो वो भी मिस स्टेटमेंट है, कोई चांस ऑफ फिगर की ओमिशन है तो वो भी मिस स्टेटमेंट है, कोई चांस ऑफ मिस क्लासिफिकेशन है तो वो भी मिस स्टेटमेंट है, कोई नॉन डिस्क्लोजर का चांस है तो वो भी मिस स्टेटमेंट है, कोई मैनिपुलेशन का चांस है तो वो भी मिस स्टेटमेंट है, कोई ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट या ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन का चांस है तो वो भी क्या है? मिस स्टेटमेंट है। और जब भी आपने इनहेरेंट रिस्क लिखना है तो इनमें से कोई एक वर्ड यूज करके बताना है कि ये होने का चांस है। कंपनी में कैश फ्लो गोइंग्स इश्यूज चल रहे हैं, ये क्या इनहेरेंट रिस्क है? नो, ये बिजनेस रिस्क है। उसकी वजह से चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या है कि कैश फ्लो गोइंग्स इश्यूज नॉट डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 1, तो ये बनेगा इनहेरेंट रिस्क।
कंपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री के लॉसेस बेयर करना पड़ सकते हैं, बिजनेस रिस्क। हाँ, अगर उन लॉसेस के अगेंस्ट कंपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आरवी पे पर आईएएस टू रिकॉर्ड नहीं करेगी तो सूरत में इन्वेंट्री प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड, ये क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी बैंक लोन लेने जा रही है तो चांस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी का अकाउंटेंट अनक्वालिफाइड है, चांस ऑफ एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। क्या ख्याल है? इनमें से कोई एक वर्ड बताना है कि ये मिसस्टेटमेंट होने का चांस है, नहीं बताया तो नंबर नहीं मिलेगा। बिजनेस रिस्क नहीं हमें लिखने, बिजनेस के मसले नहीं, उस मसले की वजह से चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट बनता है, वो क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी से कोई लॉ रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस होगी और उसके अगेंस्ट कोई सीरियस पेनल्टीज इंपोज होने का चांस है, ये क्या है, बिजनेस रिस्क। तो अगर उस पेनल्टी के अगेंस्ट पर IAS 37 कंपनी प्रीवियस रिकॉग्नाइज नहीं कर रही तो एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड एंड प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, ये क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क। क्लियर होती है बात? मिस स्टेटमेंट मस्ट बतानी है क्या होने का चांस है, कुड बी का वर्ड यूज करना है। कंट्रोल रिस्क क्या है, आ रिस्क दैट कंट्रोल सिस्टम किसका, क्लाइंट कंपनी का, मे नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट, कोरेक्ट मिसस्टेटमेंट। क्लाइंट कंपनी के जो कंट्रोल मसले हैं वो क्या है, कंट्रोल रिस्क। कंपनी का स्टाफ टर्नओवर बहुत ज़्यादा हाई है तो ड्यू टू दिस हाई स्टाफ टर्नओवर मिसस्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम कंट्रोल रिस्क। कंपनी के पास इंटरनल ऑडिटर नहीं है तो ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, क्यों, इसने कंट्रोल की मॉनिटरिंग करनी है ना, ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल मिसस्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम, क्या है, कंट्रोल रिस्क। कंपनी की मैनेजमेंट का एटीट्यूड रिगार्डिंग कंट्रोल पॉलिसीज पुअर है, जिसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल। मैनेजमेंट क्या कर रही है, कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रही है, मीन फॉलो नहीं कर रही। जब मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रही तो क्या एम्प्लॉइज फॉलो करेंगे, नहीं। तो ड्यू टू दिस मिसस्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम कंट्रोल रिस्क। कंपनी का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है और न्यूली इंस्टॉल्ड है, तो जो नया सिस्टम होता है ना, स्टार्ट में इसमें बग्स होते हैं, एरर्स होते हैं, तो ड्यू टू अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस मिसस्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम, ये क्या बनेगा, कंट्रोल रिस्क। मीन कंट्रोल इश्यूज, इंटरनल ऑडिटर नहीं है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड रिगार्डिंग कंट्रोल पुअर है, सिस्टम जो है वो न्यूली इंस्टॉल्ड है या आउटडेटेड है, नहीं कंपनी का अकाउंटेंट अनक्वालिफाइड है, तो इनहेरेंट रिस्क भी बन सकता है, चांस ऑफ एरर। लेकिन ये भी बन सकता है क्या, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस मिसस्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम, क्या बन गया, कंट्रोल रिस्क। क्यों, कंट्रोल मसला भी है ना, इंटरनल कंट्रोल मसला, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। क्या ख्याल है? डिटेक्शन रिस्क क्या है, आ रिस्क दैट ऑडिटर may not detect misstatements, मीन ये किसकी वजह से है, ऑडिटर की वजह से। ऑडिटर नया है, कंपनी का फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहा है, तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द बिजनेस ही मे नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट, डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर के काम के ऊपर कोई लिमिटेशन इंपोज कर दी गई है, सपोज टाइम लिमिटेशन इंपोज कर दी गई, विद इन 1 मंथ रिपोर्ट चाहिए, तो ड्यू टू दैट टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑडिटर मे नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट, डिटेक्शन रिस्क। प्रीवियस ऑडिटर किसी रीजन की वजह से छोड़ के चला गया, वही रीजन अगर हमारे साथ अटैच होगी तो ड्यू टू दैट लिमिटेशन ऑडिटर मे नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट, ये क्या है, डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर की वजह से, ये क्लाइंट कंपनी की वजह से है, उसकी नेचर या उसके सिस्टम की वजह से या कंट्रोल वीकनेसेस की वजह से।
कहते हैं जो डिटेक्शन रिस्क है ये अराइज होता है ड्यू टू सैम्पलिंग रिस्क या नॉन सैम्पलिंग रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है? अ रिस्क दैट ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट ड्यू टू सैम्पलिंग रिस्क या नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि हमने जो सैंपल चूज किया वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन नहीं था। क्यों? शायद हम छोटा सैंपल चूज कर बैठे अपनी जजमेंट अप्लाई करके, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक हमने अप्लाई नहीं की, जिसकी वजह से रिजल्ट्स प्रॉपर्ली नहीं निकले, मिस स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाए। कैसे रिड्यूस करेंगे सैम्पलिंग रिस्क को? सैंपल का साइज इंक्रीज कर दो या स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक पे चले जाओ, जहाँ पे फार्मूला मैथमेटिक्स सब कुछ बताएगा कैसे सैम्पलिंग करनी। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि ऑडिटर बेशक 100% टेस्टिंग कर रहा है लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट्स अच्छे मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? बोंगा है, इनकम्पिटेंस है, प्रोसीजर अप्लाई करना नहीं आते, या आते हैं लेकिन रॉन्ग अप्लाई कर रहा है, या प्रोसीजर ठीक अप्लाई कर रहा है लेकिन रिजल्ट्स को रॉन्गली एनालाइज कर रहा है। क्यों? मटीरियलिटी शायद 5% पे चेक करनी थी, ये 10% पे चेक कर रहा है। मीन परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पे चेक करनी थी, ये इनिशियल पे चेक कर रहा है। ये क्या है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। इसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा? ऑडिटर की ट्रेनिंग से, ऑडिटर की ट्रेनिंग से या स्किल्ड ऑडिटर रिक्रूट करके। सो हमें प्लानिंग स्टेज पे ऑडिट रिस्क को असेस करना है, मीन चांस ऑफ रॉन्ग ओपिनियन, मीन इसके 3 कंपोनेंट्स को असेस करना है। इनहेरेंट रिस्क, रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ कंपनी, या इंफॉर्मेशन लेते हुए मिस स्टेटमेंट में अकर, लेकिन जब भी इनहेरेंट लिखना है तो कोई मिस स्टेटमेंट क्या होने का चांस है वो बताना है। कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल वीकनेसेस की सूरत में, और लिंक करना है किसके साथ? मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम के साथ। और डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर की वजह से, ऑडिटर नया है या इसके ऊपर कोई लिमिटेशन इंपोज कर दी गई है। क्या ख्याल है? क्लाइंट की इन्वेंट्री 10 डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी है और हमारे पास स्टाफ जो है वो नियर टू 5 लोकेशन है, तो बाकी 5 को अगर ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट अटेंड नहीं कर सकेगा तो ड्यू टू दैट मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, ड्यू टू दैट मिस स्टेटमेंट में नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर। क्या बन जाएगा? डिटेक्शन रिस्क, मीन स्टाफ शॉर्टेज या कोई भी लिमिटेशन हमारे ऊपर इम्पोज होगी उसकी वजह से। क्या ख्याल है? सो ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट हैं? इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन। कुछ लोग कहते हैं ऑडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट है। वो 2 कंपोनेंट क्या है? एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क और दूसरा है डिटेक्शन रिस्क। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क में कौन कौन से रिस्क आते हैं? इनहेरेंट प्लस कंट्रोल। 3 कंपोनेंट है तो क्या है? इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन। 2 कंपोनेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क क्या है? इनहेरेंट प्लस कंट्रोल। अब ये जो वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क है इसी को ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का नाम भी दिया जाता है। अगर एग्जामिनर कह दे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें तो सिर्फ इनहेरेंट और कंट्रोल आइडेंटिफाई करने हैं, डिटेक्शन नहीं करना। डिटेक्शन रिस्क कब आइडेंटिफाई करना है? जब रिक्वायरमेंट ऑडिट रिस्क है। क्लियर होती बात? हमने बात की जो भी इनहेरेंट रिस्क हैं उनको हमने लिंक करना है मिस स्टेटमेंट के साथ, जो भी कंट्रोल रिस्क है उनको लिंक करना है मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम के साथ। क्या ख्याल है? कब? जब हम ऑडिट रिस्क रिक्वायरमेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब रिक्वायरमेंट ऑडिट रिस्क है तो इनहेरेंट रिस्क को मिस स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है, कंट्रोल रिस्क को मिस स्टेटमेंट में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम के साथ। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर की वजह से। लेकिन अगर हम रिस्क और मटीरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें इनहेरेंट, कंट्रोल दोनों लिखने हैं। उसमें कंट्रोल रिस्क को भी आपने लिंक करना है किसके साथ? मिस स्टेटमेंट के साथ। अकाउंटेंट अनक्वालिफाइड है,
अगर हम ऑडिट रिस्क लिख रहे हैं तो इसको कंट्रोल रिस्क में हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू लैक ऑफ कंपिटेंस मिस स्टेटमेंट्स मे नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम। लेकिन अगर हम रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट लिख रहे हैं क्या लिखेंगे? ड्यू टू लैक ऑफ कंपिटेंस चांसेस ऑफ एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब? जब रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट के अंदर कंट्रोल रिस्क लिख रहे हैं। अगर हम ऑडिट रिस्क लिख रहे हैं और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल मिस स्टेटमेंट्स मे नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम। लेकिन यही बात अगर हमने अंडर रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट लिखनी है तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल चांसेस ऑफ एरर्स या मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिस्टम न्यूली इंस्टॉल्ड है तो ड्यू टू अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम। कब? जब ऑडिट रिस्क लिख रहे हैं, नहीं जब रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ड्यू टू अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस चांसेस ऑफ एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन जब रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट लिखना है तो हर रिस्क को, चाहे इनहेरेंट है चाहे कंट्रोल है, मिस स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है। अगर ऑडिट रिस्क लिख रहे हैं तो फिर कंट्रोल रिस्क को मिस स्टेटमेंट के साथ लिंक नहीं करना, उसको किस चीज़ के साथ लिंक करना है? मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम के साथ। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर और क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया? होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑडिट रिस्क के, ऑडिट प्लानिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और उनके ऊपर आगे मिलेंगे।